स्टार्ट हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह एक्युमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से एडीमा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि लीवर में हमें स्वेलिंग नज़र आएगी, और इस केस में जो है हमारे पास लीवर सीरम ट्रांसअमाइनेसिस जो है ALT AST वगैरह वो रेज्ड होंगे। ठीक है, वो एलिवेटेड होंगे। लेटर क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि लीवर जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमा लॉस हो रहा है। वही बात मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमा लॉस हो जाएगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली पैरेन्काइमल टिश्यू की भी और हिपेटोसाइट्स की भी। पैरेन्काइमा लॉस होने की वजह से आपको पता है कि लीवर हमारा श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, स्मॉल इन साइज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि लीवर ट्रांसअमाइनेसिस कम होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हिपेटोसाइट्स इफेक्ट हो रहे हैं। अब लीवर ट्रांसअमाइनेसिस अगर लेटर स्टेज में कम हो रहे हैं, इस चीज़ का साइन नहीं है कि रिकवरी हो रही है। नो, लीवर ट्रांसअमाइनेसिस पहले रेज्ड होंगे और फिर कम होंगे। ये कम होना इस चीज़ की निशानी नहीं है कि हमारे पास रिकवरी हो रही है, बल्कि ये इस चीज़ की निशानी है कि जो वर्किंग हिपेटोसाइट्स थे, जो नॉर्मल हिपेटोसाइट्स थे, उन्होंने भी अपना फंक्शन जो है वो कम कर दिया। ठीक है, वो भी इफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, वर्किंग हिपेटोसाइट्स जो नॉर्मल हिपेटोसाइट्स थे स्टार्टिंग में, लेटर स्टेज में जाके वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं और सेल्स जो है वो श्रिंक हो गए, उनके पैरेन्काइमा लॉस हो गए। लीवर जो है स्मॉल हो जाएगा, बाइल स्टेन्ड हो जाएगा। ये मैंने आपको ऑटोइम्यून कोलेंजियोपैथी से ही बताया कि बाइल स्टेन्ड हमारा लीवर क्यों होगा, क्योंकि बाइल डक्ट के जो सेल्स हैं कोलेंजियोसाइट्स वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं और वहाँ से जो है बाइल जो है बाहर एक्युमुलेट होना शुरू हो गया पैरेन्काइमा में, और वहाँ से पैरेन्काइमा से पोर्टल वेन्स में जाना शुरू हो गया। ठीक है, वेन्स में यानी कि ब्लड वेसल्स में जो है ना हमारे पास जाना शुरू हो गया बाइल, जिसकी वजह से हमें ग्रीनिश नज़र आएगा लीवर, और सॉफ्ट और कंजेस्टेड फॉर्म में भी नज़र आएगा। ठीक है, अब ये इसकी आप डायग्राम देख लें उसके के लिए, ये आपको नज़र आ रहा है लीवर जो है श्रिंक्ड फॉर्म में है। ठीक है, श्रिंक्ड है, सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप नहीं आपको नज़र आ रहा है, जैसे स्पॉन्ज होती है बेसिकली एक, उस तरह से नज़र आएगा, सॉफ्ट कंजेस्टेड सा। ठीक है, इसके अलावा आपको बाइल स्टेन भी ये नज़र आएगा, ग्रीनिश, इसमें इतना क्लियर पता नहीं लग रहा लेकिन ग्रीनिश जो है ना आपके पास बाइल स्टेनिंग हुई हुई होगी लीवर की। ओके, नाउ वी विल सी द क्लिनिकल कॉज। ठीक है, क्लिनिकली किस तरीके से एक्यूट लीवर फेलियर का पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले तो वही नोजिया, वॉमिटिंग एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस मैंने आपको बता दिया कि बिलीरुबिन की एक्युमुलेशन शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स में। इसकी प्रॉपर डायग्राम जो है ना मैंने ऑटोइम्यून कोलेंजियोपैथीज़ वाले में बताई भी है कि किस तरीके से कोलेंजियोसाइट्स जो हैं वो डैमेज होंगे और ब्लड जो हमारा बाइल है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा पैरेन्काइमा में, और वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाना शुरू हो जाएगा। आप पहले वो वीडियो देखें, फिर ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। और येलो डिस्कलरेशन हो जाएगी। येलो डिस्कलरेशन में किस किस तरह की डिस्कलरेशन हो सकती है? स्किन की, स्क्लेरा की एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की। स्किन में डिस्कलरेशन होगी तो क्या कहलाएगा वो? जॉन्डिस। ठीक है, स्किन डिस्कलरेशन। और अगर स्क्लेरा में डिस्कलरेशन होगी तो वो क्या कहलाएगा? इक्टेरस। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी डिस्कलरेशन हो सकती है। अब इस डिस्कलरेशन होने के बेसिकली कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ वही हैं, बिलीरुबिन रिटेंशन, वही मैंने आपको बताया कि ब्लड में बिलीरुबिन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, एंड बाइल पिगमेंट रिटेंशन यानी कि कोलिस्टेसिस हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ कि जो हमारे ये बाइल डक्ट थी एक, और यहाँ से जो है बाइल हमारा बाहर आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं बाइल के वो एक्युमुलेट होना शुरू हो गए थे हमारे पैरेन्काइमा में। बिलीरुबिन अगर एक्युमुलेट होगा तो इट लीड्स टुवर्ड्स द जॉन्डिस। ठीक है, और अगर बाइल पिगमेंट्स हमारे पास एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो इट लीड्स टुवर्ड्स द कोलिस्टेसिस। ठीक है, ये बेसिकली कोलेंजियोसाइट्स डैमेज हुए हैं और यहाँ से बाइल जो है बाहर एक्युमुलेट होना शुरू हो गया। अगर इस डायग्राम में आप देखें तो क्लियर होगा कि ये एक इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट मैंने बनाई है और ये कोलेंजियोसाइट्स हैं उसके इर्द गिर्द, बेसिकली हिपेटोसाइट्स। यहाँ से अगर ये डैमेज हो जाए तो ये बाइल आपको नजर आ रहा है, बाइल जो है निकलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही आपकी पड़ी हुई होती हैं वेजल्स, पोर्टल वेन्स, उसमें जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब वेन्स में जाना शुरू हो जाएगा यानी कि ब्लड में मिक्स हो जाएगा, देन इट लीड्स टूवर्ड्स द जॉन्डिस एंड कोलिस्टेसिस। एनाटमी की जो लीवर की एनाटमी की वीडियो है वो मैं सेपरेटली भी बना दूंगी। अभी फ़िलहाल बस आप इतनी बात समझ लें कि जो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट से बाइल एक्युमुलेट होना शुरू हो गया ब्लड वेसल्स में। ओके ना, अब तक हमने 4 जो हैं वो कॉज इसके इफेक्ट्स देख लिए, क्लिनिकल कॉजेज। नाउ 5th वन इज़ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। आपको पता है कि हमारे लीवर ने जो है अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन करवानी होती है, तो जब लीवर हमारा अफेक्ट हो जाएगा तो अमोनिया का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा हमारे ब्लड में, और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है हमारे
ब्रेन में, उसको क्रॉस करके हमारे न्यूरल फंक्शंस को इफेक्ट करेगा बेसिकली। सीएनएस में न्यूरो ट्रांसमिशन डिसऑर्डर्स आएंगे और इसके अलावा न्यूरो मस्कुलर सिस्टम भी हमारा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी सीएनएस में प्रॉपर्ली, न्यूरल फंक्शंस इम्पेयर हो जाएंगे। अब क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे पास हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की वजह से? हमारा कॉन्शियसनेस लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी, डीप कोमा, स्टूपर, डेथ की तरफ भी जा सकता है केस। और इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आ सकते हैं, जैसे कि रिजिडिटी एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी कि रिफ्लेक्शन जो है, मतलब फ्लेक्शन जो है हमारा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और रिजिड हमारे लिम्स जो हैं वो रिजिड कंडीशन में भी जा सकते हैं। एंड द थर्ड सिम्टम हमारे पास क्या आ सकता है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की वजह से? एस्टेरिक्सिस, यानी कि रैपिड हमारी हेड की मूवमेंट जो है वो रैपिड और नॉन रिदमिक हो जाएंगी, यानी कि जो है कंटिन्यूसली एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होती रहेगी हमारे हेड्स की। फ्लेक्शन होगी पहले, ठीक है, और एक्सटेंशन होगी। हमारा जो हेड है वो आगे पीछे बेसिकली मूव करना शुरू कर देगा। और ये मोस्टली किस केस में होता है? अगर हम अपने आर्म्स को एक्सटेंड करें, ठीक है, स्ट्रेट करें, एक्सटेंड करें, और रिस्ट को डोर्सीफ्लेक्स करें, ठीक है, आर्म्स को एक्सटेंड करके रिस्ट को जो है डोर्सीफ्लेक्स करें, तो उस केसेस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है? हमारा हेड जो है वो रैपिड एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाना शुरू कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड एस्टेरिक्सिस। इट अकर्स बेसिकली इन द हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ड्यू टू इंक्रीज इन एमोनिया। नाउ सिक्स्थ वन इज़ कोएगुलोपैथी। अब आपको पता है कि हेपेटिक का इसका हमारे लीवर का फंक्शन एक ये भी है कि उसने विटामिन डी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स की फॉर्मेशन करवानी होती है, और इसके अलावा उसने कोएगुलेशन फैक्टर्स को रिमूव भी करवाना होता है सर्कुलेशन से। अब जब हमारा लीवर अफेक्ट हुआ है तो उस वजह से क्या होगा? हमारा विटामिन डी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हेपेटिक सिंथेटिक फंक्शन कम हुआ है, ठीक है। जब विटामिन क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। विटामिन के नहीं, सॉरी, ये विटामिन डी नहीं, विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपको पता है विटामिन के का काम तो यही होता है कि उसने क्लोटिंग फैक्टर्स को बेसिकली जो है ना वो एनहेंस करना होता है। तो जब क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि लीवर जो है हमारा वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लोटिंग होगी नहीं, ब्लड हमारा क्लोट नहीं रहेगा और ब्लीड करना शुरू कर देगा हमारे ब्लड वेसल से, जिसकी वजह से ब्रूजेस बन सकते हैं स्किन पे, और हमारे ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। दूसरा काम क्या था लीवर का कि उसने सर्कुलेशन से, यानी कि हमारी ब्लड वेसल से कोआगुलेशन फैक्टर्स को, जो एक्टिवेटेड कोआगुलेशन फैक्टर्स थे, उनको रिमूव करना था। जब वो रिमूव नहीं हो सकेंगे तो उसकी वजह से डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, यानी कि डिफरेंट जगहों पे हमारे पास कोआगुलेशन के वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन मतलब यानी कि पूरी डिसएमिनेट हुई हुई है पूरी बॉडी में, ठीक है। सेवंथ सिम्टम जो हमारे पास आ सकता है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन बेसिकली आपको पता है कि किसी न किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक लेवल पे। यानी कि अगर हमारा लीवर अफेक्ट हुआ हुआ है, उसमें स्कारिंग हुई हुई है, तो उसकी वजह से जो पोर्टल वेन्स हैं वो फर्दर लीवर की तरफ हमारा ब्लड नहीं लेके जा सकेंगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पोर्टल वेन्स में ही रह जाएगा और प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा पोर्टल वेन से और प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, विच लीड्स टूवर्ड्स द पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन एक्यूट लीवर फेलियर के केसेस में क्या कॉज हो सकती है? इसकी इंट्राहिपैटिक कॉज हो सकती है, यानी कि स्कारिंग वगैरह कॉज हो सकती है, और इस वजह से असाइटिस और एंसेफेलोपैथी भी हो सकती है, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन का जो है एक पूरी जो है मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है? हेपेटोरीनल सिंड्रोम, यानी कि हमारा रीनल फेलियर हो जाता है लीवर फेलियर के साथ। कोई और कॉज नहीं हमें नज़र आएगी, हमारी किडनीज अफेक्ट हुई नहीं है, लेकिन हमें कोई और कॉज नज़र ही नहीं आ रही कि क्या कॉज हो सकती है, तो और साथ ही लीवर भी अफेक्ट हुआ है, तो हम कहेंगे कि लीवर फेलियर इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। इसमें अब हो क्या रहा होगा? हमारे पास सोडियम रिटेंशन हो रही होगी, ठीक है, वाटर प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रहा होगा, रीनल परफ्यूजन कम हुई हुई है, रीनल परफ्यूजन यानी कि रीनल जो ब्लड सप्लाई है वो कम हुआ हुआ है, ठीक है, रीनल इस्कीमिया हुआ हुआ है बेसिकली हमारे पास, प्रेशर कम हो जाता है। रीनल इस्कीमिया क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाती हैं और प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे प्रॉपरली परफ्यूज़ नहीं हो पाता किडनीज़ का एरिया, ठीक है, इस्कीमिक कंडीशन हो जाती है बेसिकली। रीनल परफ्यूजन की डिक्रीज़ भी हो सकती है और जीएफआर डिक्रीज़ भी हो सकता है। जीएफआर डिक्रीज़ क्यों हो सकता है? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है,
जब भी लीवर फेलियर होगा तो उसके साथ रीनल फेलियर के केस में रीनल नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, रीनल एरिया का, और रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम का तो आपको पता ही है कि इसने वैजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है। जब वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उस वजह से GFR जो है हमारा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया, GFR डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। GFR डिक्रीज़ होने की वजह से अब हमारे पास इफेक्ट क्या आएंगे, जब GFR डिक्रीज़ है इसका मतलब है यूरिन कम बन रहा है, हमारे पास यूरिन आउटपुट कम हो गया है, और यूरिन कम हो गया तो इसका मतलब है यूरिया नाइट्रोजन लेवल का जो है ब्लड में उसका जो है अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और क्रिएटिनिन लेवल भी ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि GFR कम है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो सकेंगे, ठीक है, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है क्रिएटिनिन और नाइट्रोजन वो हमारे ब्लड में ही रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये है बेसिकली हिपैटोरीनल सिंड्रोम। इट इज़ बेसिकली द रीनल फेलियर एसोसिएटेड विद द लीवर फेलियर, ठीक हो गया। अभी सारी आपने जो है जो ये सिम्टम्स हैं अच्छे तरीके से करने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ भी समझ नहीं आती तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे।